हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 6 नारीवादी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य हम देखते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने का हमारा मुख्य मकसद क्या है। ठीक है, हम क्या समझ सकेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लें, ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ लें तो हम यह चीज़ समझने में सक्षम होंगे कि कौन से मुख्य विचार थे जिनकी वजह से नारीवादी सिद्धांत का विकास हुआ। ठीक है, जो नारीवादी सिद्धांत का विकास कौन से मुख्य विचारों के कारण हुआ। नंबर 2, अगर हम बात करें कि हम नारीवाद की 3 जो लहरें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें आए विचारों के बीच अंतर हम जान सकेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें कि हम यह समझ सकेंगे कि नारीवादी चिंतन में कौन कौन सी दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है, शामिल हैं और उनकी आलोचना क्यों की गई। ठीक है, ये हम समझेंगे। और लास्ट हम समझेंगे नारीवादी सिद्धांत से जुड़े वाद विवादों की व्याख्या। ठीक है, इन सब के बारे में हम समझ सकेंगे। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में बात करें तो इस यूनिट से हम सीखेंगे नारीवाद कब कब और कैसे विकसित हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लहरों के बारे में पढ़ेंगे। नारीवाद की 3 लहरें, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, और इसमें मुख्य विचार क्या था, इनमें कौन कौन से सिद्धांत आए और आज की राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनका महत्व क्या है। ठीक है, ये हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलो परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं। इस खंड का उद्देश्य है नारीवाद को समझना, नारीवाद सिद्धांत का अर्थ, उसका उद्देश्य और उसके विकास की पृष्ठभूमि समझना। ठीक है, देखो जो नारीवाद की जो प्रथम लहर थी ना, जो नारीवाद की प्रथम लहर थी उसका मुख्य मकसद क्या था बताऊं। उसका मुख्य मकसद था महिलाओं को पितृसत्ता की गिरफ्त से मुक्त दिलाना। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है, देखो नारीवाद की प्रमुख लहर ने पितृसत्ता की गिरफ्त से महिलाओं को मुक्त दिलाने के लिए, ठीक है, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाओं को जो पितृसत्ता चली आ रही है उसकी गिरफ्त से मुक्त दिलाना। ठीक है, और इस लहर में महिलाओं के लिए क्या क्या शामिल था। इस लहर में महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार था, मतदान का अधिकार था। ठीक है, पहले नहीं था, पहले महिलाओं के लिए सब कुछ नहीं होता था। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, नारीवाद। ठीक है, नारी यानी कि महिला। पहले न महिलाओं को पूरा शिक्षा से वंचित किया जाता था। ठीक है, न उनको मतदान का अधिकार था, वोट नहीं दे सकती थी वो, राजनीतिक और कानूनी अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे, समान अधिकार नहीं था, लैंगिक असमानताएं बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा शोषण होता था महिलाओं का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही सब समझने वाले हैं। तो इस लहर में महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ थी, शिक्षा का अधिकार था, मतदान का अधिकार था, राजनीति और कानूनी अधिकार, ठीक है, इस सब और समानता का अधिकार, ये सब इसको मांगने के लिए क्या क्या जोर किया गया। ठीक है, और इस खंड का उद्देश्य मुख्य है क्या, कि अगर हम आसान भाषा में अगर हम बात करें कि नारीवाद जो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है महिलाओं के लिए अधिकार। ठीक है, अधिकार, समानता हो गया, और न्याय की लड़ाई को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर समझना। ठीक है, शुरुआत में तो इसका मकसद ये था कि महिलाओं को पुरुषों जैसी कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था दिलाना। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि महिलाओं के लिए ये चीज़ करो, स्टार्टिंग में ये था कि सबको समान करो, हमें पुरुषों के बराबर हमें हक दो। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं नारीवादी जो राजनीतिक सिद्धांत का उदय। ठीक है, उदय कैसे हुआ, कब कब क्या हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें ना कि नारीवाद ने राजनीति को केवल पुरुष केंद्रित न मानकर महिलाओं के लिए जीवन और अनुभवों को भी शामिल किया। ठीक है, नारीवाद में यह था कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति को केवल पुरुष केंद्रित ही नहीं माना। ठीक है, पहले नहीं होता, पहले राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाते थे, हर क्षेत्र में पहले स्थान पुरुषों का होता था, महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता था हर चीज़ में। ठीक है, तो दूसरी लहर जो थी उसमें क्या था कि महिलाओं के निजी जीवन तक राजनीति का विस्तार। ठीक है, बहुत ज़्यादा उभरते विचार हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से उभरते अगर हमें विचार अगर हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से हैं, जैसे कि उदारीवाद नारीवाद हो गया। ठीक है, मार्क्सवाद नारीवाद हो गया, समाजवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, इकोलॉजिकल नारीवाद, जिसको हम पारिस्थितिकी या फिर पर्यावरण नारीवाद भी कहते हैं। इन सब विचारधाराओं के उदय को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, ठीक है, और जो तीसरी लहर थी ना, तीसरी लहर का अगर हम उसका संक्षिप्त उल्लेख अगर हम करें, तीसरी लहर में क्या था कि पूर्ववर्ती रूपों की आलोचना, जो पूर्ववर्ती रूप थे उनकी आलोचना, और सांस्कृतिक व उत्तर आधुनिक नारीवाद से संबंध। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुख्य प्रश्न हमारा क्या था। ठीक है, मुख्य प्रश्न क्या था कि क्या किसी समाज में महिला हमेशा पुरुषों की तुलना में कम अधिकार और शक्ति रखती हैं। ये मुख्य प्रश्न था, क्यों ऐसा हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्यों हमेशा महिला पुरुष के पीछे रहें, है ना। तो अब हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं नारीवाद सिद्धांत का। ठीक है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम लहर। ठीक है, प्रथम लहर यहाँ पे कब से थी, यहाँ पे देखो
नारीवाद की प्रथम लहर का संबंध नारीवादी गतिविधियों से है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये नाम याद रखना, कहाँ से, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में कब, सन 1820 से लेकर 1840 तक हुई। कब से, 1820 से लेकर 1840 तक हुई, ठीक है। और स्थान कहाँ पे है, यहाँ पे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो कहाँ से हुआ ये, हाँ, न्यूयॉर्क में रचित सेनेका फॉल्स डेक्लेरेशन को दिया जाता है, ठीक है। ये प्रारंभ यहाँ से हुआ 1848 में, ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य क्या था कि शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता। महिलाओं को क्या सिखाया जाता है बचपन में कि अपना घर गृहस्थी संभालो, अपना घर में रहो, कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बस। और बड़े बड़े जो सपने देखने का हक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का है, ठीक है। संपत्ति से हमेशा महिलाओं को नहीं, संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है, ठीक है। पिता के बाद जो संपत्ति होगी वो किस में बटेगी, पुत्र में बटेगी। मतदान का अधिकार दिया नहीं जाता, ठीक है। आजकल तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही वोट देंगे, महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत टाइम पहले ऐसा ही होता था कि मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को होता था, ठीक है। जो वोट देंगे तो उसमें महिलाएं जाती ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका प्रारंभ है महिलाओं के लिए संपत्ति के समान अधिकार, ठीक है, संपत्ति के समान अधिकार और घर गृहस्थी में एक गरिमामय विस्तार के विचार के साथ हुआ, ठीक है। घर गृहस्थी, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, क्या सिखाया जाता है महिलाओं को कि घर गृहस्थी संभालो, बच्चे पालो एंड दैट्स इट, बस खत्म। इस प्रकार महिलाओं के लिए आर्थिक, यौन और प्रजनन के अधिकारों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ होने पर, ठीक है, नारीवादी सतिक्रियावादियों ने अपना ध्यान महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की ओर भी मोड़ लिया, विशेष रूप से महिलाओं का मतदान अधिकार और महिला निर्वाचन अधिकार, ठीक है। पहले नहीं होता था अधिकार, अब तो खैर बराबर है, सबको अधिकार दिया गया है, पहले नहीं था। तो प्रथम लहर जब हुई 1820 से स्टार्ट हुई, तब ये बात मुख्य लक्ष्य हमारे थे। शिक्षा का अधिकार, याद रखना 3 पॉइंट याद रखो, कौन कौन से, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, ठीक है। कब, प्रथम लहर में, ठीक है। अब महिलाओं के लिए ना घर गृहस्थी से बाहर जो सार्वजनिक जीवन की भी मांग की गई, ठीक है। हम महिलाओं के लिए ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी में ही हो, भाई सार्वजनिक जीवन में भागीदारी हो महिलाओं की, है ना। महिलाएं पुरुष क्यों अंतर किया जा रहा है, सब समान है, ठीक है। तो ठीक है, इतना चलो हो गया, इतनी मांग उठी गई, इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद परिणाम क्या देखने को मिले हमें, ठीक है। परिणाम क्या देखने के लिए हम देखो ब्रिटेन, परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में सन 1918 में जन प्रतिनिधित्व, ठीक है, अधिनियम पारित किया गया और इसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन में चलो हो गया, सीमित मताधिकार हो गया, यानी कि पुरुषों को भी है महिलाओं को भी सीमित मताधिकार हो गया। फिर अमेरिका में देखो, यहाँ पे देखो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सभी राज्यों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान के 19 संशोधन के बाद, ठीक है, 19 संशोधन के बाद के होने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम लहर धीरे धीरे समाप्त होगी। यानी कि अमेरिका में भी मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 19वें संशोधन के साथ, ठीक है। तो ब्रिटेन में 1918 में सीमित मताधिकार हो गया, अमेरिका में भी 1920 में मताधिकार मतलब 19वां संशोधन, ठीक है, हो गया। अब देखो भारत में क्या प्रभाव इसको देखने के मिले, ठीक है, भारत में क्या प्रभाव मिला। अब देखो 1917 में, ठीक है, इंडियन वीमेंस एसोसिएशंस की स्थापना हुई भारत में, ठीक है। भारत में महिलाओं के आंदोलन की उत्पत्ति को मद्रास में सन 1917 में, ठीक है, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना से जोड़ा जाता है। और इसकी सीमाएं क्या थी कि अधिकार सिर्फ संपन्न और उम्रदराज महिलाओं तक सीमित था और सभी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले थे। यानी कि क्या हुआ था, सबको नहीं मिल पाए अधिकार। कहाँ, भारत में जब इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हुई, ठीक है, सबको अधिकार नहीं मिल पाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धनवंती रामा राव के अनुसार इस संस्था द्वारा नारी मुक्ति के लिए चुने गए कार्य क्षेत्र ठीक वही थे जिनका तादात्म्य या संबंध पाश्चात्य विश्व में नारी के प्रथम लहर से था, जैसे कि न्याय संगत उत्तराधिकार कानून, तलाक देने का अधिकार तथा महिला मताधिकार का विस्तार आदि, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम द्वितीय लहर, ठीक है, द्वितीय लहर हम पढ़ते हैं
तो द्वितीय लहर कब की स्टार्टिंग कहाँ हुई? 1960 में। ठीक है, यहाँ पर देखो सन 1960 के दशक में नारीवाद की द्वितीय लहर के उदय के बाद जाकर आंदोलन पुनर्जीवित हुआ। ठीक है, विशेष रूप से वर्ष 1963 में बेट्टी फ्रिजन की पुस्तक द फेमिनिस्ट मिस्टिक के प्रकाशन के साथ। ठीक है, यानी कि 1960 से ये द्वितीय लहर की शुरुआत हुई। और ये जो बुक है द फेमिनाइन मिस्टिक बुक जो है इसकी विशेष प्रेरणा है। ठीक है, और पहली लहर से क्या हुआ कि कानूनी अधिकार तो मिल गए। ठीक है, लेकिन महिलाएं अब भी परिवार और समाज में सोच रही हैं, यानी कि वो चीज़ लागू तो कर दी गई, कानूनी तौर पर तो वो चीज़ कर दी गई, लेकिन वो हो नहीं रहा है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, 3 तलाक बिल पास हो गया है। अब कौन देख रहा है कि वो सब चीज़ें हो भी रही हैं कि एक्चुअल में नहीं हो रही है? हो सकता है ना, जो अभी तबके गाँव तबके के लोग इलाके में ऐसे बहुत बार से देखा जाता है कि वहाँ हो ही नहीं रहा है। महिलाएं शोषण के कारण आवाज़ ही नहीं उठाती, डर के कारण आवाज़ नहीं उठाती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। बहुत कानून हो गया, कानून पारित कर दिया गया, कानूनी तौर पर ऐसा है कि हाँ सब बराबर है, ऐसा ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है। ठीक है, समझ रहे ना, इसलिए द्वितीय लहर की जरूरत पड़ गई। साथ ही जो दूसरी लहर का नारा क्या था कि निजी ही राजनीति है। ठीक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, निजी ही राजनीति है। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब विषय क्या था कि जो हमारी सेकंड लहर थी कि प्रजनन अधिकार, यौन स्वतंत्रता। ठीक है, यौन स्वतंत्रता और घरेलू कामकाज में विवाह और विवाह में समानता। विवाह के लिए भी अभी इंडियन सोसाइटी एक चाहती है कि नहीं, वो खुद की मर्जी से नहीं हो सकता उनका विवाह। ठीक है, संस्कृति और समाज में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, समाज में अभी जो बैठकें होती हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, महिलाओं को हमेशा पीछे वंचित रखा जाता है। ठीक है, कोई भी बैठक हो चाहे उसमें नहीं रखा जाता। ठीक है, अब प्रभाव क्या हुए इसके? ठीक है, प्रभाव क्या हुए कि प्रभाव क्या देखने को मिला कि नारीवाद ने राजनीति और संस्कृति की असमानताओं पर ध्यान दिया। ठीक है, जो राजनीति थी और संस्कृति की जो असमानताएं हमें देखने को मिली उन पर ध्यान दिया गया। पश्चिमी देशों में जैसे कि मिस अमेरिका प्रतियोगिता जैसे आयोजनों का विरोध किया गया। ठीक है, जो मिस अमेरिका प्रतियोगिता जैसे आयोजन थे उनका विरोध हुआ। और विकासशील देशों की जो समस्याएं थी, ठीक है, गरीबी, शिक्षा की कमी, पितृसत्ता, इन पर भी चर्चा की गई। ठीक है, अब साथ ही में आगे बढ़ देखते हैं उदारवाद, उदारवादी नारीवाद। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस जो विकास है, ठीक है, उदारवादी नारीवाद, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1792 में। ठीक है, 1792 में पहली बार प्रकाशित किसमें? मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट पथ प्रवर्तक कृति। ठीक है, इसमें इसकी शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को शिक्षा। ठीक है, उदारवाद नारीवाद में क्या था कि दोनों को शिक्षा। यहाँ पर देखो, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच की मांग करती है, ताकि उत्पीड़क जो पितृसत्तात्मक परंपराओं और संस्था का सामना करने के लिए पुरुषों के समान स्वतंत्र और नैतिक रूप से बलशाली बन सकती है। ठीक है, यानी कि क्या है, इसमें क्या बात की गई है? महिला और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा। ऐसा नहीं कि किसी को वंचित रखा जाए, हम ऐसा नहीं चाहते कि पुरुष पीछे और महिला आगे, हम चाहते हैं कि दोनों बराबर रहें। ठीक है, समान स्वतंत्रता और समान अधिकार, स्वतंत्रता भी समान होनी चाहिए और अधिकार भी समान प्राप्त हो। ठीक है, ये था। और थर्ड इसमें बात की गई किसकी? कानूनी सुधारों के माध्यम से समानता, कानून रूप से भी सुधारों के माध्यम से भी हमें समानता मिले, किसी चीज़ में महिलाओं को वंचित ना रखा जाए, पीछे ना रखा जाए। ठीक है, अब मान्यता क्या रहेगी? महिलाएं भी पुरुषों की तरह तर्कशील है। ठीक है, शिक्षा और समान अधिकार मिलने पर महिलाएं भी नैतिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बन पाएंगी। ठीक है, इसकी मान्यता थी। अब देखो, महिलाएं क्या थी कि उनको हर चीज़ें पीछे रखा जाता था, तो वो पहले तो महिलाएं आवाज़ नहीं उठाती थी। ठीक है, धीरे धीरे आवाज़ उठाई तो उन्होंने माना कि हाँ, हम क्यों नहीं, हम सक्षम हैं, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। ठीक है, चलो इतना हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे समझो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। ठीक है, इस बात पर बल देते हुए कि महिलाओं के मुक्ति आंदोलन में राज्य को एक मित्र की भूमिका चाहिए। ठीक है, उदारवादी नारीवादियों ने कब? 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या 19वें संशोधन के अनुसार संशोधन द्वारा महिलाओं के द्वारा क्या मताधिकार सुनिश्चित या उपलब्ध कराए, जो भी हमने पढ़ा अमेरिका में 19 संशोधन में मताधिकार हुआ। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि महिलाओं को पुरुषों के समान बनने की आवश्यकता पर अत्यधिक बल देते हुए उनकी पारंपरिक भूमिका को अवहेलना करने के कारण क्या हुआ? जो ड्रसिल्ला कॉर्नवॉल, ठीक है,
एलिजाबेथ फॉक्स, ठीक है, ये सब नाम दिए गए हैं और ग्रेगोरी बेसम आदि जैसे उदारवादी नारीवादियों की अक्सर समालोचना होती है, ठीक है। अब देखो, अब पहले के क्या होता था कि पहले सिर्फ और सिर्फ यही रखा जाता था कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ काम ही करना है, घर का काम ही करना है, उनको यही सिखाया जाता था, ठीक है। क्या सिखाया जाता था? घर गृहस्थी देखो, बच्चे पालो एंड दैट्स इट ऑल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। पुरुष प्रधान देश माना गया है भारत पहले से ही। अब देखो, मार्क्सवाद नारीवाद, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्या मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं ही महिलाओं का शोषण का कारण है, ठीक है। जो जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, वही महिलाओं के शोषण का कारण है। यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे देखो, मार्क्सवादी नारीवाद अपने उदारवादी प्रतिपक्षों या समकक्षों के सुधारवादी झुकाव या रुझानों का पालन नहीं करते, बल्कि वे महिलाओं के उत्पीड़न को पूंजीवाद से संबंधित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कि पूंजीवाद से जोड़ते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे से जोड़ते हैं। अब मार्क्स के लिए क्या है कि मार्क्स के लिए पूंजीवाद पश्चिम का निर्धारण लक्षण है, यह विशेषता है, ठीक है। अब जो मार्क्सवादी नारीवादी ने ना अपने आप को 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रक्षेपित किया और मार्क्स द्वारा एलिंग्स के दर्शनों से प्रधान रूप से अपना प्रणाली। अब देखो, मार्क्सवाद नारीवाद में बात की गई कि ना महिलाएं जो है घरेलू काम करके पूंजीवाद को मजबूत करती हैं। समाधान क्या हुआ इसका? कि वर्गहीन समाज और निजी संपत्ति का अंत हुआ, ठीक है। जो वर्गहीन समाज था और जो निजी संपत्ति थी उसका अंत हुआ, क्योंकि पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो जो पूंजी होती है, जो हम बोलते हैं ना प्रॉपर्टी, आजकल तो ऐसा है कि सबका उतना हक है, बेटी का भी बेटी का, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो पहले प्रॉपर्टी का हक सिर्फ और सिर्फ बेटी का माना जाता था, है ना। अब हम देखते हैं समाजवादी नारीवाद में क्या बात की गई है। देखो, समाजवादी नारीवाद की मान्यता थी कि महिलाओं की गुलामी का कारण है वर्ग प्लस पितृसत्ता दोनों। महिलाओं की गुलामी का कारण क्या है? पितृसत्ता और वर्ग। अब ये कैसे? जो हमारी सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, पुरुष प्रधान जो हमारा माना गया है, ठीक है, उसमें हमेशा से क्या होता है कि जो हमारा मुखिया बोल सकते हैं घर का, ठीक है, वैसा पुरुष माना जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि महिलाओं को उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है, तो हर चीज़ में महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्क्सवादी नारीवादियों के इस तर्क से जुड़ते हुए कि पूंजीवाद महिलाओं के लिए विरुद्ध उत्पीड़न मूल का कारण है, ठीक है। तो समाजवादी नारीवाद सत्ता वितरण के पितृसत्तात्मक प्रबंध को इसी स्थिति के सहायक कारण के रूप में स्वीकार करते हैं कि क्या समाजवादी नारीवादी आंदोलन के केंद्र में यह सक्षम निहित है कि महिलाओं का उत्पीड़न दमन किसी एक प्रणाली की उपज नहीं है, ठीक है। ये नहीं कह ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रणाली की उससे महिलाओं का दमन नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या है? लैंगिकता है, ठीक है। लैंगिक रूप से भी बहुत असमानताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम अभी भी देखें, अभी तो कम है लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सब समान हो गए हैं सब। अभी बहुत ज़्यादा अगर हम देखें गाँव में, जब पुरानी अभी भी परंपराएं चली आ रही हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच, अभी भी ऐसा है, अभी देखने को मिलता है। लैंगिक रूप से बहुत असमानताएं देखने को मिलती हैं, भले वो शिक्षा के रूप में हो, भले समानता का अगर हम बात देखें तो बहुत असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। वर्ग में, जाति रूप में, ठीक है, जातिवाद बहुत देखने को मिलता है, सजानीयता, और बेशक यह बिना संदेह के लिंग या जेंडर जैसे विविध शक्तियों का सामान्य परिणाम है। तो इसमें किसमें? समाजवादी नारीवाद, इसमें क्या गया था कि जो वर्ग के रूप में जो महिलाओं का गुलामी है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब उसमें लैंगिकवाद भी आ गया, जातिवाद से भी आ गया, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को गुलामी का कारण बन रही हैं, ठीक है। चलो, और क्या है कि और क्या कहा गया है इसमें? जो महिलाएं हैं आर्थिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर शोषित होती रहती हैं। अब आर्थिक रूप से अगर हम बात करें, सामाजिक रूप से तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। समाज में हम उन्हें कहीं पे भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और जो भेदभाव हम देख रहे हैं वर्गों के आधार पर, जातिवाद से भी है, लैंगिकवाद तो है ही है, समाज में नहीं है, परिवार में भी उन्हें पीछे रखा जा रहा है। तो आर्थिक रूप से कैसे? हम मजदूरी की तुलना करते हैं, जो वेतन होता है ना, अगर अभी हम देखें, जो अभी भी ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ अभी बदली नहीं है, जो आर्थिक रूप से जो महिलाओं के लिए है अभी भी बदली नहीं है। जो मजदूरी अगर हम देखें, एक दिन का अगर मजदूर जितना कमाता है उतना ही अगर एक दिन की महिला उतना काम करे तो उसको वेतन कम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, और यहाँ जब महिलाएं नौकरी बाजार में कार्यरत होती हैं, जिन्हें मार्क्सवाद उत्पादक श्रम भी कहते हैं, तब भी उन्हें पुरुष समकक्ष की तुलना में निम्नतम मजदूरी दी जाती है, ठीक है। तथा यौन उत्पीड़न जैसे पक्षपातों का सामना करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें यौन उत्पीड़न, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि समाजवादी नारीवादियों ने एक गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह के लिए क्या किया?
न्यायोचित अधिकारों की मांग की कि हमें न्यायोचित अधिकार मिले। ठीक है, सामाजिक नारीवाद ने पूरा कहा कि जीवन निर्वाह के लिए हमें नहीं झेलना ये सब कुछ। ठीक है, हमें अधिकार समान मिले और अपने आप को शिकागो विमेंस लिबरेशन यूनियन जैसे महिला संघों ने संगठित किया। ठीक है, तो समाजवाद नारीवाद ने बहुत सारी चीज़ों की मांग करी। ठीक है, कि वर्ग के रूप में जो हमें असमानताएं देखने को मिल रही है वो हमें हटाओ। ठीक है, और समाज में जो हमें पीछे रखा जा रहा है उनसे हटाओ। आर्थिक रूप से जो हमें हर चीज़ में पीछे रखा जा रहा है, जो हमें घर गृहस्थी तक ही सीमित रखा जा रहा है, जो हमें मजदूरी कम दी जाती है, अगर हम काम उतना ही करें जितना पुरुष करते हैं फिर भी हमें वेतन कम दिया जा रहा है, तो इस सब का हल हो, इसकी अधिकारों की मांग की। ठीक है, समाजवादी नारीवाद ने। अब हम देखते हैं रेडिकल नारीवाद। ठीक है, जो रेडिकल नारीवाद का जो मान्यता थी, महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है पितृसत्ता। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट दिया जा रहा है कि आप पितृसत्ता। अब समाधान था कि पुरुष प्रभुत्व का अंत। इसका समाधान था कि पुरुष प्रभुत्व का अंत करो, कि नहीं जो पुरुष प्रधान जो बात हो रही है ना उसका अंत किया जाए और नई सामाजिक संरचना हो। इसमें ये बात की जा रही है कि यहाँ पे देखो, उन्होंने जेंडर को सामाजिक रूप से आविष्कार की गई एक पूर्ण श्रेणी के रूप में देखा, जहाँ पुरुषत्व का अर्थ क्या था कि पुरुषत्व का अर्थ था उस अन्य से पूर्णतः प्रतिकूल था, अर्थात नारी तत्व। परंतु आधुनिक रेडिकल नारीवाद ने स्वीकार किया कि लैंगिक अंतर इन दोनों परिवर्ती कारकों के बीच पारस्परिक क्रियाओं या अन्य क्रियाओं से प्रतिबंध है। यानी कि देखो, जो रेडिकल नारीवाद था ना उसमें बात की गई कि जो पुरुष प्रभुत्व है ना उसका अंत किया जाए। ठीक है, जो पुरुषों का हमेशा से स्वामित्व चला आ रहा है उसका अंत किया जाए और एक नई सामाजिक संरचना हो जिसमें सबका सब बराबर हक मिले सामाजिक रूप से। ठीक है, मुख्य कारण महिलाओं का जो मेन कारण है वो पितृसत्ता है। मैं भी अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हाँ, अभी भी ये चीज़ चली आ रही है, जो मेल डोमिनेंट सी हम देखते आ रहे हैं वो अभी भी चली आ रही है। ठीक है, अभी भी जो कहीं पे डिसीजन लेने की बात आती है, कोई फैमिली हो, सोसाइटी हो, तो कौन लेता है डिसीजन? पुरुष लेते हैं। महिलाओं को हमेशा अभी पीछे रखा जाता है, बहुत जगह देखने पड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आक्रामक रूप हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं इकोलॉजिकल नारीवाद। ठीक है, इकोलॉजिकल नारीवाद जिसको हम पारिस्थितिक नारीवाद भी कहते हैं। तो इसमें देखो, सामान्यतः है ना जो मान्यता इसमें क्या थी कि महिलाएं जो प्रकृति से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार प्रकृति का शोषण हो रहा है उसी प्रकार महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। प्रकृति का शोषण कैसे हो रहा है हम देख ही रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। तो समाधान क्या ने कहा इसमें कि पर्यावरण संरक्षण और स्त्री पुरुष समानता। ठीक है, पर्यावरण का भी संरक्षण करो, उसी प्रकार स्त्री पुरुष की भी समानता यहाँ पे हो। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न और प्रकृति पर प्रभुत्व एक दूसरे से संबंधित है। इसमें कह रहे हैं कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और प्रकृति का प्रभुत्व है वो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हम प्रकृति को, ठीक है, पर्यावरण को अपनी प्रॉपर्टी समझ के कि जहाँ तहाँ कूड़ा फैला रहे, गंदगी कर रहे, उस पर अपना हक जमा रहे, उस प्रकार महिलाओं पे भी उत्पीड़न हम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, भले आप इसे व्यंग्य समझें लेकिन बात बिल्कुल सही है। अभी भी हम देखने को मिलता है बहुत जगह ये सब चीज़ें, है ना। और दोनों एक दूसरे को परस्पर शुद्ध करते हैं, अतः उन्हें सामाजिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह दार्शनिक दृष्टिकोण वर्ण क्रम के आर पार इको फेरिस्टिमिनियो को एकजुट करता है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें बात की गई। ठीक है, अब जो पितृसत्तात्मक उत्पीड़न था ना, पितृसत्तात्मक उत्पीड़न की व्यवस्था प्रणाली इन विचारों बाइनरी को आरोपित करते हुए न केवल अपने आप को सुदृढ़ बनाती हैं बल्कि क्या इको फेमिनिस्टों के अनुसार वह विज्ञान और धर्म दोनों का प्रयोग उपकरणों के रूप में करते हुए इन्हें पवित्र भी बना देती है। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, जब तक किसी भी सामाजिक संरचना के परम आवश्यक या अनिवार्य घटक के रूप में ये द्वैत अवस्था बनी रहेगी, ये पितृसत्ता को पनपने में मदद करेंगी। ठीक है, यानी कि जब तक ये सामाजिक संरचना पुरानी बनी रहेगी ना, जब तक ये हटेगी नहीं तब तक ये पितृसत्ता बनी रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हालांकि पहले से स्थितियाँ बहुत बेहतर हो चुकी है लेकिन अभी भी वो जो चीज़ समानता की बात है वो अभी भी नहीं है। ठीक है, चलो इस प्रकार किसी भी, हाँ चलो ये हमने समझ लिया। तो इसमें वही बात की जा रही कि हमें समानता का अधिकार मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं तृतीय लहर, नारीवाद की तृतीय लहर। ये कब
कब स्टार्ट हुआ ये, लगभग ये हमें यहाँ देखने 1997 1980, ठीक है। लगभग समय अगर हम बात करें तो 1990 के बाद से हमें ये नारीवाद की तृतीय लहर देखने को मिली, ठीक है। अब ये लहर जो थी ना, ये पहले और दोनों लहरों की सीमाओं की आलोचना करती है। जो पहले हमें लहर देखने को मिली, फिर हमें दूसरी लहर देखने को मिली, ठीक है, उन दोनों की आलोचना करती है। क्यों? देखो, इसका मुख्य विचार है ना, इस जो नारीवाद सिद्धांत है तृतीय लहर की, इसके मुख्य विचार है कि सभी महिलाओं की समस्या एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि सभी महिलाओं की समस्या एक जैसी नहीं होती। महिलाओं की पहचान जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, इन सब की सभी तय होती है ना। अब जितना शोषण एक जो नीची जाति के वर्ग महिलाओं के साथ हो रहा है, उतना उच्च जाति की महिला के साथ नहीं हो रहा होगा, ये इसमें कहा गया, ठीक है। सांस्कृतिक नारीवाद और उत्तर आधुनिक नारीवाद से भी ये बहुत प्रभावित हुआ, और वैश्वीकरण और आधुनिक तकनीक के दौरान महिलाओं की नई चुनौती पर ध्यान दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें जो हमारे तृतीय लहर थी, इसमें मुख्य ध्यान दिया गया किस पे, जो यौनता है, ठीक है, यौनिकता, शरीर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं को अपनी उसमें कुछ हक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का चलता है, ठीक है। भले वो किसी भी चीज़ की बात की जाए, ठीक है, यौनिकता, बहुत शरीर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यहाँ पे जोर दिया गया, किसमें, नारीवाद की तृतीय लहर में, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसके अतिरिक्त तृतीय लहर की सूक्ष्म राजनीति की स्पष्ट अभिव्यक्ति में जिसने योगदान दिया है वह है 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट की क्रांति थी। इंटरनेट की क्रांति हुई, ठीक है। अब तीसरी लहर के टाइम, ठीक है। अब इंटरनेट जैसे कि मैगजीन हो गया, पत्रिकाएं होगी, उनके रूप में केवल महिलाएं स्थल, ठीक है, रूप में केवल महिलाएं स्थल उपलब्ध कराया, जो नारीवाद विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच बने, ठीक है। यानी कि जब तृतीय लहर हुई तो मैगजीन छपने लगी, पत्रिकाएं छपने लगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से बढ़ गया, तो ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मंच बना, ठीक है। अब इंटरनेट जब विकसित हुआ ना, तृतीय लहर के टाइम पे जब इंटरनेट का यहाँ पे बता रहे हैं ये कि वैश्वीकरण हुआ और आधुनिक तकनीक हुआ, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो गया इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंच बने, ठीक है। और इंटरनेट ने महिलाओं को विकासशील विश्व की महिलाओं और अश्वेत महिलाओं के साथ एकजुटता को अभिव्यक्त करने में भौगोलिक सीमाओं पर काबू पाने में सहायता की, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, तृतीय लहर का राजनीतिक उपागम अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक समावेशी, बहुसांस्कृतिक और वैश्विक हो गया। यानी कि वो इंटरनेट के माध्यम से अश्वेत महिलाओं से भी जुड़ रहे हैं, एकजुटता बढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ कि समावेशी, यानी कि सभी जुड़ करके बहुसांस्कृतिक, अलग अलग सांस्कृतिक, बहुत सांस्कृतिक और वैश्विक, यानी कि विश्व स्तर पर सभी जुड़ रहे थे, ठीक है। ये हुआ। अब हम समझते हैं सांस्कृतिक नारीवाद, ठीक है। देखो, सांस्कृतिक नारीवाद में हम समझते हैं मान्यता, यहाँ पे देखो, मान्यता महिलाएं पुरुषों से भिन्न होती हैं, ठीक है, उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, ठीक है। अब जो महिलाएं होती हैं विशेषतर इमोशनली होती हैं, ठीक है, उनमें करुणा, देखभाल, संवेदनशीलता देखी जाती है, ठीक है। जो समाज को क्या करती है, एक सकारात्मक रूप से शक्ति के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। महिलाएं हमेशा पुरुष से थोड़ी अलग हम मान सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ में। अब देखो, सांस्कृतिक नारीवाद में क्या उद्देश्य था इसका, इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को संस्कृति और मूल्यों को सम्मान दें, ठीक है, महिलाओं की संस्कृति और मूल्यों को सम्मान देना चाहिए। इसके प्रमुख यहाँ पे विचारक हम देख सकते हैं कौन है, एल्पर्ड एड्रियन। ट्रीज। आज जैसे सांस्कृतिक राजनीतियों ने महिलाओं के उद्भिद शरीर को एक प्रबल संसाधन के रूप में देखा है, देखो, एक संसाधन के रूप में, जबकि रेडिकल नारीवादी ने नारी शक्ति को एक बाधा के रूप में देखा, जो रेडिकल नारीवादी थे। अब देखो, ऐसे कुछ सांस्कृतिक नारीवाद थे ना, ये इनको हम वे विचारक नहीं, ठीक है, नारीवाद थे। इनने क्या किया, महिलाओं को उद्भिद शरीर को एक प्रबल संसाधन के रूप में देखा, यानी कि महिलाओं को क्या देखा जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें महत्व क्या मिला महिलाओं को, इसका महत्व इसमें यह था कि महिलाओं की पहचान और अलग संस्कृति को सम्मान दिलाना, ठीक है, इसका महत्व ये था। और आलोचना, इसमें आलोचना भी लास्ट में है कि ये कि यह अंतर को इतना जोर देता है कि लिंग आधारित रूढ़िवाद को बढ़ावा मिल सकता है, किसमें, सांस्कृतिक नारीवाद में, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं अश्वेत नारीवाद, ठीक है। यहाँ पे अब फिर कलर की बात आ जाती है, अश्वेत। अब इसमें बहुत ज़्यादा, अब देखो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जहाँ एक और महिला मुक्त और अश्वेत मुक्ति आंदोलन तीव्र गति से बढ़ रहे थे, वहीं क्या ब्लैक महिलाओं को नहीं लगा कि इन दोनों में से किसी ने भी उनका प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है, मैं उनको लगा नहीं कि उनका प्रतिनिधित्व किसी ने भी किया हो। अब महिला मुक्ति आंदोलन ने मूल रूप से मध्यवर्गीय श्वेत महिलाओं पर ध्यान दिया,
ठीक है, किस पे ध्यान दिया? श्वेत महिलाओं पर ध्यान दिया। मैंने बोला ना इसमें फिर अगर सिर्फ एक चीज़ की बात की जाए तो उनमें भी फिर महिलाओं में भी किसी पर एक पे ध्यान होगा तो दूसरे में फिर वो हट सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे आ गई। जबकि दूसरे आंदोलन में अश्वेत या ब्लैक का अर्थ था ब्लैक, या फिर ब्लैक केवल या फिर अश्वेत पुरुष पर रहा, यानी कि अश्वेत नारियों पे तो किसी ने ध्यान ही केंद्रित नहीं किया। देखो यहाँ पे अंतर आ गया ना, यहीं पे एक उसके बाद एक वर्ग की बात यहाँ पे छूट गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि मध्यवर्गीय महिलाओं ने अपना आंदोलन किया, महिला मुक्ति आंदोलन, और दूसरे आंदोलन में जो अश्वेत आंदोलन था, ब्लैक का अर्थ था केवल ब्लैक पुरुष। अब इस प्रकार क्या हुआ कि जो अश्वेत या ब्लैक महिलाएं थी वो अदृश्य बन गई, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। और अश्वेत मुक्ति आंदोलन के भीतर वह निरंतर सेक्सजिमा, लिंग भेदभाव की अधीनता का शिकार बनती रही। ठीक है, यानी कि उनको एक चीज़ तो वो अश्वेत के रूप में उनको भेदभाव देखने को मिल रहा है, दूसरा लिंग यानी कि लैंगिक रूप से भी उन्हें बहुत भेदभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया के रूप में अश्वेत या ब्लैक नारीवाद का एक पृथक आंदोलन के रूप में विकास हुआ। ठीक है, फिर एक पृथक रूप में उनका विकास हुआ, और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य इस विषय से संबोधित करना था, इस विधेयक को संबोधित करना था कि किस प्रकार वर्ग, जाति या जेंडर प्रतिच्छेदन द्वारा इन महिलाओं को अपने उत्पन्न का अनुभव कराते हैं, और साथ ही इसके विरुद्ध का कार्य योजना का सुझाव भी देना था। ठीक है, यानी कि उनको उन महिलाओं को वर्ग के आधार पर उन्हें भेदभाव देखने को मिल रहा है, जाति के आधार पर भी और जेंडर के आधार पर भी। ठीक है, तो ये सब कुछ उन्हें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आंदोलन जो था ना अमेरिका में मुख्य रूप से किस द्वारा चलाया था? आपने समझ लिया, अश्वेत महिलाओं द्वारा चलाया गया था, क्योंकि उन्हें दोहरी गुलामी सहनी पड़ती थी। ठीक है, दोहरी गुलामी यानी कि दो दो रूप से, एक ओर से पुरुषों द्वारा जो हो रहा है लैंगिक शोषण, और दूसरी ओर से श्वेत समाज द्वारा जो नस्ली भेदभाव देखा जा रहा है। ठीक है, जो श्वेत समाज है उनको अलग दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं उनको देखने को मिल रही हैं, दो रूप से उन्हें गुलामी सहन करनी पड़ रही है। ठीक है, अब इसमें हमने पृष्ठभूमि इसकी पढ़ ली। जो श्वेत नारीवाद था केवल श्वेत मध्यवर्गीय महिलाओं के की समस्याओं पर ध्यान देता था। ठीक है, और अश्वेत महिलाओं ने कहा कि उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं। ठीक है, अश्वेत महिलाओं ने क्या किया? उनकी परिस्थितियाँ अलग है। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा है, नस्ली भेदभाव, गरीबी, घरेलू काम में भी वो शोषित हो ही रही हैं। ठीक है, तो मुख्य विचार इसमें क्या था कि लिंग के रूप में, नस्ल के रूप में, वर्ग के रूप में, इस तीनों में ध्यान दिया जाए, तीनों में समानता दी जाए। ठीक है, अश्वेत नारीवाद क्या मानता है कि महिलाओं की स्थिति समझने के लिए इन तीनों पहलुओं को साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, श्वेत और अश्वेत महिलाओं के अनुभव अलग अलग है। ठीक है, तो ये जब चीज़ें उभर के आई, किसके बाद आई? ये तृतीय लहर के बाद आई। तृतीय लहर में क्या बात की गई कि सभी महिलाओं की स्थिति सेम नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम देखें, जो अमेरिका में हमने एग्जाम्पल पढ़ा, यही हमने एग्जाम्पल देख लिया ना कि वहाँ पे श्वेत महिलाओं की अलग बात की जा रही है, अश्वेत महिलाओं की अलग है। ठीक है, तो मतलब कि सभी महिलाओं की स्थिति सेम नहीं है। ठीक है, यही बात आ गई यहाँ पे। तो ये हम समझ गए, काफ़ी अच्छे से हमने इस टॉपिक को समझा। और हम देखते हैं उत्तर आधुनिक नारीवाद। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है? अब इसमें मानता है कि कोई भी एक सार्वभौम महिला अनुभव नहीं होता। ठीक है, यानी कि इस पर महिलाओं की पहचान यहाँ पे विविधताओं पर आधारित है, जैसे कि भाषा, संस्कृति, धर्म और सामाजिक संदर्भ से महिला जीवन को समझना जरूरी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि भाषा से, संस्कृति, धर्म, इन सब से भी महिलाओं के जीवन को समझना जरूरी बताया गया है उत्तर आधुनिक नारीवाद में। अब लास्ट हमारा ये टॉपिक जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो उसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं पहले। तो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा जो है, ठीक है, जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो थी उसमें हमेशा युद्ध, शक्ति, सुरक्षा और राज्य से संबंधित पर ही केंद्रित रही है। ठीक है, यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से क्या पुरुष केंद्रित था। युद्ध है, शक्ति है, सुरक्षा का काम है, राज्य से संबंधित काम है, ये सब क्या है? इसमें दृष्टिकोण से मुख्य केंद्र क्या है? पुरुष है, कि मुख्य रूप से इन सब कामों में पुरुष ही काम देंगे। अब युद्ध जो हो रहा है वहाँ पे भी पहले पुरुष ही जाते थे, है ना। अब जो नारीवादी है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांतों ने कहा कि हमें चाहिए कि महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। ठीक है, हमें इन सबको महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अब नारीवाद दृष्टिकोण का आता है कि युद्ध, सैन्य और सुरक्षा नीति में महिलाओं की भूमिका अक्सर अनदेखी की गई। ठीक है, जब भी मैंने बताया, तो युद्ध हो रहा है, कहीं पे युद्ध की बात की जा रही है, कहीं पे सुरक्षा की बात की जा रही है, सैन्य, यहाँ पे महिलाओं की भूमिका अक्सर अनदेखी है, नेगेटिव, उनको देखा ही नहीं जा रहा है, उनको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि पहले ही ये देखा, वो
मानसिकता यही रहती थी कि पुरुष युद्ध करते हैं, उन्हें पहले से यही देखना आ रहा है पुरुष युद्ध करते हैं, ठीक है। और अब तो खैर सब बराबर हैं, पहले की नहीं था। महिलाएं केवल क्या करती हैं, जो पीड़ित है, शरणार्थी है, उनके रूप में दिखाई गई हैं, लेकिन निर्णय लेने वाली भूमिका में उन्हें जगह नहीं मिलेगी, है ना। ये सब क्या था, ये दृष्टिकोण पहले ऐसा देखा जा रहा था। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है अभी, जेंडर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पहला क्या है कि जेंडर के रूप में सिक्योरिटी हमें मिले, ठीक है, बराबर हो। और वार एंड वुमेन, यानी कि युद्ध में महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि विस्थापन है, यौन हिंसा है, ठीक है, शरणार्थी समस्या, इनमें भी बहुत ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। अब ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, वैश्वीकरण जब हुआ, तो महिलाओं के श्रम का शोषण बढ़ा है, जैसे कि सस्ती मजदूरी कर दी और घरेलू कामकाज करने, इससे केवल महिलाओं के लिए नई अवसर भी बन गए, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि महिलाओं के लिए नए अवसर भी बन गए, किसने, वैश्वीकरण की वजह से। NGOs हो गए, जैसे कि वैश्विक आंदोलन हो गया, ठीक है। अब प्रमुख जो नारीवादी दृष्टिकोण थे, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हमने पढ़े, उदारवाद नारीवाद, मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, उत्तराधुनिक नारीवाद, ठीक है, ये सब हमने पढ़े, ठीक है। और अब टोटल अगर हम सबका महत्व अगर हम देखें, ठीक है, जो हमने पढ़ा, तो नारीवाद सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानवीय दृष्टिकोण दिया, ठीक है, जो और केवल शक्ति और युद्ध नहीं, बल्कि क्या, शक्ति और युद्ध नहीं, बल्कि समानता, न्याय, मानवाधिकार और शांति को भी केंद्र में रखा, और महिलाओं की भूमिका को निर्माता और निर्णयकर्ता के रूप में भी पहचान मिली, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर, काफ़ी इजी चैप्टर था नारीवाद, ठीक है। हम समझ ही गए, वैसे काफ़ी इजी चैप्टर था। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कहीं भी कोई वीडियो कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।